हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ वेंजू का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर सारे के सारे जो थे वो अचानक से वेनकशिंग के साथ लड़ने के लिए आ गए थे। तभी ये भाई बाहर आकर एकदम से उससे लड़ने के लिए होता है, लेकिन तभी लॉर्ड ऑफ सेवन जो है सामने आ जाता है और दावू भी उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वेनकशिंग झूठ बोल रहा है। ये भाई कहता है कि मैं सच में नहीं मानता कि ये इंसान सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। जाओ सिंह यहाँ पर ये भाई से बार बार मिन्नतें करने लगता है कि मुझे बचाइए, मुझे कुछ हो जाएगा, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास क्या सबूत है। यहाँ पर ये भाई बार बार वेनकशिंग से कहते हैं कि हमें सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इतने लोग मर गए, आपको अभी भी सबूत चाहिए, तो ठीक है मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर वो बहुत सारी जहर की बोतलें निकालता है जो कि उसे बाकी के सारे सेक्ट से मिली थी जहाँ पर भी अभी रिसेंटली हमले हुए हैं। और यहाँ पर वेपन्स भी दिखाता है जो कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने जब मास मर्डर किए थे नाने सेक्ट में और बाकी के काउचिंग के सेक्ट में, वो भी ये दिखा देते हैं। उसके बाद ये भाई जाओजिंग को घूर के देखने लगता है और जाओजिंग यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग को एक्टिवेट होने के लिए कहता है कि यहाँ पर और लोगों को मरवा दिया जाए, क्योंकि घोस्ट वैली के अंदर के भी काफ़ी लोग इन लोगों के साथ मिले हुए थे। इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत सारे इनके जो लोग थे वो अंदर से बहुत सारी जो भूतियाँ थीं, जो कि औरतें थीं, उन्हें उठा ला के आते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि अगर तुमने हमारी बात को नहीं माना तो हम इनके कपड़ों को खींच देंगे। ये बात सुनते ही लियो चिंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मास्टर, अगर आप एक बार बोले तो। यहाँ पर वेनकशिंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने एक फ़ैन को अचानक से मूव करता है और उसके बाद वो फ़ैन जाकर सीधा पीछे की तरफ से उन सारे डिसाइपल्स जो कि स्कॉर्पियो किंग ने भेजे थे उनकी गर्दन काट देता है, जो उन घोस्ट वैली की लड़कियों के कपड़े उतारना चाहते थे। यहाँ पर उसके बाद उसके हाथ में वापस से वो फ़ैन आ जाता है और वो जाओजिंग की तरफ देखता है और कहता है अगली गर्दन तुम्हारी कटेगी, तुम सच कबूल कर रहे हो या नहीं। यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग अचानक से अपना जहर निकाल लेता है और कहता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया और मेरे फादर को कुछ भी किया तो उसके बाद अच्छा नहीं होगा। स्कॉर्पियो किंग को देखकर मुस्कुराते हुए, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए यहाँ पर वो बोलता है कि तुम जानते हो तुम्हारी माँ कौन है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब। यहाँ पर वेनकशिंग कहता है तुमने आज दिन तक नहीं जाना ना तुम्हारी माँ कौन है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जो तुम्हारे ये पिता है ना, ये तुम्हारे हकीकत के पिता हैं। तुमने हमेशा इन्हें, ताकि ये तुम्हें पिता मान लें, ये तुम्हारे साथ रहें, अच्छे से बर्ताव करें, तुमने हमेशा इनके लिए सब कुछ किया। तुमने हमेशा इनका रिकॉग्नाइज पाने के लिए सब चीज़ें करते हैं। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये इंसान कोई भी काम ना फ्री में नहीं करता। ये हमेशा से जानता था कि तुम इसके अपनी औलाद हो और इसने तुम्हारी माँ को एक टाइम पे धोखा दिया था और उस धोखे के खाने के बाद वो यहाँ पर आ गई थी। घोस्ट वैली में आने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे उसने छोड़ दिया था। स्कॉर्पियो सेक्ट ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें जहरीला बनाया, तुम्हें सब चीज़ें सिखाई और उसके बाद तुम्हें अपना गुरु बना लिया। तुम वहाँ के सेक्ट लीडर बन गए धीरे धीरे और सब कुछ सीखने लगे। तुम्हें क्या लगता है जाओजिंग तुमसे भी मक्कारी करता आया है। जाओजिंग ने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। इसने पहले तो अपनी ही लवर को ठुकरा दिया और उसके बाद इसने अपने ही बच्चे को भी इस्तेमाल किया है। ये बात सुनकर स्कॉर्पियो किंग तो हैरान हो जाता है और कहता है तुम बकवास कर रहे हो, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर जो स्कॉर्पियो किंग की मॉम थी उसे वो बुला लेता है। स्कॉर्पियो किंग तो बहुत ज़्यादा झटके में आ गया था जब यहाँ पर वेनकशिंग कहता है लियो फूमेंग ही तुम्हारी अपनी माँ है। वो अचानक से जाओजिंग को घूर के देखने लगता है और अचानक से अपना जहर निकाल कर जाओजिंग के सीधा सीने में एक चाकू से डाल देता है और कहता है मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ। और जाओजिंग डर जाता है। वो अचानक से जब देखने लगता है कि थोड़ी देर बाद ही उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, तो उसके बाद वो कहने लगता है मैं सच बताता हूँ। धीरे धीरे उसका मुंह भी टेढ़ा होने लगा था और वो कहता है हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ही बच्चे थे और लो फिल्मिंग से तुम मुझे हुए थे। वो अपनी याददाश्त बहुत पहले ही भूल चुकी थी। उसे बस इतना याद है कि उसका एक लवर था, लेकिन उसे अपने बच्चे के बारे में कुछ भी याद नहीं। और फिर वो कहता है मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ सबके आगे। ये भाई के आगे स्कॉर्पियो किंग आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैंने ही नाने सेक्ट को ख़त्म किया, मेरे ही डिसाइपल ने
गाओ चेंग के सेक्ट को ख़त्म किया और बाकी के सारे सेक्ट को भी हमने ही सफाया किया था, सिवाय हेवंस विंडो के। वो तुम्हारे सामने कबूल कर ही लिया है। तो मैं यहाँ पर सीधा बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी किया अपने अडॉप्टिव फादर, सो कॉल्ड मेरे खुद के ही रियल बायोलॉजिकल फादर के कहने पे किया, क्योंकि वो यहाँ पर चाहते थे कि पूरी की पूरी जगह पर क्योस मच जाए और जिसका वो फ़ायदा उठाकर यहाँ पर ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी को खोलना चाहते थे। बट उनका मंसूबा फेल हो गया। वो मिजरेबल, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। वो फेल तो हुए ही हुए, उसके अलावा उन्होंने ना जाने कितने सारे सेक्ट और कितने सारे परिवारों को ख़त्म कर दिया। तो मैं एडमिट करता हूँ, हाँ मैंने ही उन सबको मरवाया था और हमने ही झूठा नाम लगाया कि घोस्ट वैली का उसमें हाथ है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि घोस्ट वैली के काफ़ी सारे घोस्ट इसमें मिले हुए थे। मैं उसमें झूठ नहीं कहूँगा। वेनकशिंग जो कि इनका लीडर है वो मिला हुआ नहीं था, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे जितने भी ये ट्रैजिक घोस्ट हैं, जो कि एक लाइन से 4 जने खड़े थे, ये सारे के सारे उनके साथ मिले हुए थे। और यहाँ पर वो अपनी नेल निकालता है और सीधा उनकी गर्दनों पर मार देता है और कहता है ये तुम्हें धोखा दे रहे थे, इन्होंने ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। और जितने भी आज मैंने तुम लोगों के यहाँ पर लोग मारे हैं और सबके बारे में इन लोगों ने हमें बताया था। ये लोग चाहते थे कि जब वो ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी खुले, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारा खजाना है, तो ये उसमें से अपना हिस्सा मांगना चाहते थे। कितने लालची हैं ये लोग। जो इंसान अपने सेक्ट में रहकर अपने लोगों को मरवा दे, वो इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। ये बोलते ही स्कॉर्पियो किंग यहाँ पर जो उसने चाकू मारा था ज़ाओजिंग के पास, वो हटा लेता है और उसे एक कपड़े से साफ़ करने लगता है। उसके साथ यहाँ पर दुपासा भी आई हुई थी। दुपासा यहाँ पर बहुत ही मंडराते हुए कहती है और वो बोलती है कि मेरे जो मालिक कह रहे हैं वो सच है, इन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। और रही बात तो हम लोगों का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। हमने जो भी किया ज़ाओजिंग के कहने पे किया। ज़ाओजिंग ने आदेश नहीं दिया होता तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं था। ये बोलकर स्कॉर्पियो किंग जा रहा होता है और यहाँ पर वेनकशिंग कहता है अब आपको यकीन आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरा सेक्ट अचानक से हमला बोल देता है। वो सेक्ट किसी और का नहीं बल्कि काओविनिंग का था। उसके मास्टर बहुत गुस्सा थे और उसके मास्टर तो जड़ से ख़त्म करना चाहते थे सब चीज़ों को। और यहाँ पर जैसे ही वो काओविनिंग को देखते हैं, बल्कि गुशियांग के साथ, तो उनका पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर काओविनिंग कहता है मेरी बात सुनिए मास्टर, आपको गलतफहमी हुई है, घोस्ट वैली निर्दोष है। उसका मास्टर कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो कहता है घोस्ट वैली और निर्दोष हो ही नहीं सकता। हम पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर आए हैं और तुम्हें लगता है कि घोस्ट वैली निर्दोष है। ये कैसा मजाक है। और वो यहाँ पर सब लोगों को मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी उससे यहाँ पर वेनकशिंग लड़ने लगता है। वो अपने डिसाइपल के साथ वेनकशिंग को लड़ता छोड़ देता है। ये भाई फिर वेनकशिंग के पास आता है और कहता है तुम उसे छोड़ दो, तुम जाने दो। और ये सारे के सारे सेक्ट यहाँ पर प्रूफ हुआ है कि जितना भी यहाँ पर क्योस मचाया गया था और जितनी भी यहाँ लड़ाई हुई है और जितना भी यहाँ पर सब चीज़ें हुई हैं वो घोस्ट वैली ने नहीं किया। घोस्ट वैली का नाम इससे साफ होता है। उसके बाद वो कहता है मैं नहीं मानता और मैं आप लोगों के फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं आज घोस्ट वैली का सफाया करके रहूँगा। तभी काओविनिंग अपने मास्टर को रोकने के लिए सामने आता है, बट उसका मास्टर इतना पागल हो चुका था कि वो यहाँ पर गुशियांग को मारने जा रहा था। काओविनिंग बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से काओविनिंग की मौत हो जाती है। काओविनिंग के सीधा दिल के आर पार ही वो चाकू निकल जाता है, जिसे देखने के बाद गुशियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना विप निकाल लेती है। वो अपने विप से यहाँ पर उसके मास्टर से लड़ने लगती है। उसके मास्टर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे, क्योंकि अपना आपा खोने के बाद और एकदम ट्रम्बल करती हुई गुशियांग लड़ रही थी, तो उसके मास्टर भी एक ट्रिक लड़ाते हैं और वो गुशियांग के जो भी विप था उसे अपनी तलवार से काटते जाते हैं और उसके बाद वो दूसरे हाथ से अपनी वेस्ट पे से एक तलवार मतलब एक चाकू निकालते हैं और उसके बाद वो चाकू सीधा गुशियांग के गले के आर पार कर देते हैं। यहाँ ये भाई से लड़ने में हमारा वेनकशिंग व्यस्त था, लेकिन वो जैसे ही गुशियांग की चीखें सुनता है वो पीछे मुड़ के देखता है। उसने हमेशा से गुशियांग को बहुत ही अच्छे से पाल के रखा था, अपनी बच्ची की तरह ही उसकी परवरिश की थी। और जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने गुशियांग की गर्दन से पार होता हुआ चाकू देखता है, वो हैरान रह जाता है। गुशियांग यहाँ पर एकदम से उसकी सांसें फूलती हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वेनकशिंग ये भाई को ज़ोर से लात मारता है और ये भाई दूर जाके गिरता है और उसके बाद वो मास्टर से लड़ने लगता है काओविनिंग के और उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। वो पास जाकर गुशियांग के बहुत रोता है और कहता है मैंने तुम्हारा बदला ले लिया,
वो यहाँ पर अपना फ़ैन चलाता है और जितने भी लोग यहाँ पर उसके सेक्ट के लोगों को मारने आ रहे थे उन सब की गर्दनें काट देता है। एक फ़ैन के स्वाइप करने से उसने न जाने कितने लोगों को मार दिया था। और वो बार बार गुशियांग की डेड बॉडी को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है और कहता है, गुशियांग उठो ना, उठो, देखो तुम इस काउविनिंग इस बेवकूफ़ से शादी करना चाहती थी ना, मैं करा दूँगा, प्लीज़ उठो ना मेरी बेटी। मैंने तुम्हें एक बड़े भाई, एक पिता की तरह पाला है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ पर जब वो नसें एकदम उसके हाथ की जांचता है, ये देखने के बाद तो लियो चिनचाओ भी रोने लगती है और लुओ फूमेंग भी फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक छोटी बहन, एक छोटी बच्ची की तरह उसे पालन पोषण किया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर ये बाई के पास आकर सीधा वन केशिंग खड़ा हो जाता है और कहता है, आज आपकी वजह से मैंने जिस इंसान को, इस छोटी सी लड़की को हमेशा अपनी बहन की तरह, अपनी बच्ची की तरह पाला, आज वो मेरे सामने मर गई। अगर आप ज़बरदस्ती का यहाँ पर इस सेक्ट के लोगों को बचाने नहीं आए होते तो मैं आज अपनी इस प्यारी सी गुशियांग को नहीं खोता। और वो गुस्से में आकर ना अपनी तलवार से सीधा वार करता है और ये बाई के ना सीधा पेट में जाकर काट देता है। वो ये बाई एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं कि तभी उसकी जो तलवार थी उसे अपनी तलवार से रोकते हुए लॉर्ड सेवन के आ जाते हैं जिंग बेवन और वो कहते हैं, रुक जाओ, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो, ये भाई सबसे बड़े इमोर्टल हैं और तुम उन्हें मार नहीं सकते। वन केशिंग कहता है, ये एक यूजलेस हैं, भले ही ये इमोर्टल बन गए हैं, ना ही ये कभी हमारे माता पिता के काम आए, ना ही इन्होंने कभी सेक्ट की परवाह की, और आज इतने सारे लोग मर गए हैं, अगर उनमें से एक ये भी मर जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर जोजिशु जो था वो भी भागा भागा आता है। जोजिशु यहाँ पर गौशियांग और यहाँ पर वो जान चंगलिंग को भी लेके आया हुआ था, वो सारे भाग कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चे एकदम से ये देखकर कि गोशियांग और काओविनिंग की इतनी बुरी हालत हो रखी है, वो एकदम स्टन रह जाते हैं और वहाँ पर सारा खून ही खून था, कितने लोग मर गए थे। यहाँ पर वन केशिंग गुस्से में आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को सीधा यहाँ पर वो झाओ जिंग के गले के आर पार उतार देता है और उसकी गर्दन ही काट देता है। वो कहता है, सबसे ज़्यादा बड़ी जड़ तो यही था, सारी चीज़ इसके लालच के पीछे हुई। इसने पूरे के पूरे सेक्ट को, हर इंसान को तबाह कर दिया, कितने लोगों को बेऔलाद कर दिया और कितने लोगों को विधवा कर दिया और कितने लोगों को अनाथ कर दिया। इस आदमी को तो जीने का बिल्कुल हक नहीं था। और वो जैसे ही गर्दन काट देता है जाओजिंग की, वो बैठ के रोने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर जोजिशु एकदम से कांप जाता है और वो यहाँ पर वन केशिंग को संभालता है। वन केशिंग रोते रोते कहता है, तुमने कहा था ना मैं वापस ना आऊँ, देखो मैं तो बच गया लेकिन मेरी गोशियाँ वो नहीं बची। तुम्हारा कर्ज तुम्हें मुबारक हो जोजिशु, तुमने कहा था ना कि मेरी बेटी नहीं बचे। देखो मैं बच गया हूँ और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने जो कर्ज दिया वो मुझे तो नहीं लगा, पर गौशियांग और काओविनिंग को लग गया। ये लोग प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे और एक दूसरे के लिए मर भी गए। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं हमेशा से उसकी शादी करना चाहता था। मैंने उसे बड़े भाई और एक पिता की तरह ही हमेशा प्यार किया। लेकिन देखो आज मुझे उसकी शादी करने, उसकी कन्यादान करने की बजाय बल्कि मुझे उसे दफनाना होगा। कितना अभागा हूँ मैं। मुझे जो भी इंसान प्यार करता है, मेरे साथ रहता है, वो हमेशा मुझसे दूर हो जाता है। तुम भी एक दिन हो जाओगे, तो अच्छा है कि तुम अभी हो जाओ। वो जोजिशु को धक्का मारता है, लेकिन जोजिशु कहता है, संभालो खुद को। यहाँ पर लियो चिनचाओ आती है, फूमेंग आती है कि मास्टर खुद को संभालिए। लेकिन वन केशिंग कहता है, क्या संभालूं मैं खुद को? क्या बचा है इस घोस्ट वैली की लीडर होने में? देखो ना, सारी तरफ लाशें हैं, लोगों का खून टपक रहा है। आखिर ये लोग हम लोगों को अपनी दुनिया में पहले तो सताते हैं और उसके बाद जब हम घोस्ट वैली में आकर रहने लगते हैं तो तब भी हमारा जीना हराम कर देते हैं। आखिर कब इन इंसानों को चैन आएगा? इन इंसानों को पता चलेगा कि हमारे पास भी दिल है, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। हमने भी इतने टाइम तक दुनिया से अभागे होने की वजह से अपने अंदर ही रिश्ते तय कर लिए हैं। हम उन रिश्तों को निभाते हैं और कम से कम इन दो मुख वाले इंसानों से तो ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। ये दोगले इंसान क्या ही रिश्ता निभाएंगे। और वो रोने लगता है। तभी यहाँ पर चंगलिंग और गाओशियालिन ये भी आती है और वो हक करके कहती है, प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए,
हम समझते हैं आपको दुख लग रहा है। यहाँ पर वो बच्चे पीछे मुड़ के ही नहीं देखना चाहते थे जहाँ खून से लथपथ लोग पड़े थे, चाहे वो काओविनिंग हो या गुशियांग। वो बच्चे घबरा रहे थे। तभी ये बाई कहता है इन बच्चों को यहाँ से लेके जाया जाए। वो बच्चे मना कर देते हैं कि हम वनकेचिंग और ज़ोउ ज़िशु के साथ ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर लियो चिनचाओ उन दोनों बच्चों को संभालती है, अपने साथ रखती है। लियो चिनचाओ यहाँ पर जितने भी उसके बाकी के साथी मरे थे उन सबको आराम से बरियल देने के लिए कहती है और बाकी के सेक्ट मेंबर्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ज़ोउ ज़िशु वहाँ से नहीं जाता और ये दोनों बच्चे भी नहीं जाते। लियो चिनचाओ की देखरेख में ये दोनों बच्चे थे, उन्हें ये अंदर के चैम्बर में ले जाती है और एक जगह बैठा देती है और बाहर ये जितने भी इनके साथी संबंधी मरे थे उनके बरियल की तैयारी करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, अगला दिन होता है और इन सब के बरियल की एक साथ तैयारी की गई थी। इन सबको एक साथ ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर, वो भी रेक्टेंगल शेप में, इन सबको ही एक साथ दफना दिया गया था और इन सब के वहाँ पर एक पूरी लकड़ी से एक वॉल सी बना दी गई थी। उस मूरल पे पूरा का पूरा इन सब का नाम, इन सब की जन्म तिथि और सब चीज़ें लिखी हुई थी। यहाँ पर वो रोने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुशियांग का भी नाम इस तरह से वो कभी किसी लकड़ी पर लिखकर सीधा सजाने के लिए रख देगी और वो एक हंसती खेलती इंसान से एक मुर्दा लाश बन जाएगी। इन सभी के साथ हटकर 2 कब्रें बनाई गई थी। उन 2 कब्रों में एक गुशियांग की थी और एक काओविनिंग की, और उन दोनों को एकदम लवी डबी रखा गया था कि एटलीस्ट जीने के बाद ना सही, मरने के बाद तो उन्हें एक दूसरे के साथ ही जगह मिले। और गाइस, आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और देखते हैं कि आखिर जो हमारा वनकेचिंग है वो ज़ोउ ज़िशु को अब अपनाएगा या नहीं। उसने इतना बड़ा चीज़ों को अपनी लाइफ में खो दिया है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, और आगे उसका गुस्सा जो था वो ये बाई के लिए ठंडा हो गया या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।